आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यार बच्चों, ज़्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए इन बातों को छोड़िए और सही दिशा में सही कदम उठाते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम आगे जो टॉपिक बचे उनको पढ़ेंगे। आज की जो टॉपिक वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, संबंध क्षेत्र क्या, अनिक क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, केमिस्ट्री को रटना नहीं, क्योंकि कितना केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा दिन में सफा। तो आइए देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। प्रभावी परमाणु संख्या, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। केमिस्ट्री हमेशा समझ के पढ़ी जाती है। यदि आप समझ के उसको देखते हो तो आपको याद, आप समझ के पढ़ते हो तो आपको याद हो जाती है। ठीक है, बात कर रहा हूँ प्रभावी परमाणु संख्या। इसका शॉर्टकट नाम होता है EAN। ठीक, बहुत शानदार टॉपिक है। ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हम यदि एक कंपाउंड की बात करें, कहने का तात्पर्य कंपाउंड की बात करें तो जो जटिल आयन होता है हमारे पास, सपोज डेट एक कंपाउंड ले रहा हूँ मैं K4FeCN6। ठीक है, रिलेशन क्या होगी इसकी, ये देखना कि किसी संकुल आयन में, इसको हम क्या बोला हमने, संकुल आयन। ओके, ये संकुल आयन और ये संकुल यौगिक है। इसको हम जटिल यौगिक बोलते हैं ना, इसको हम संकुल यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संकुल यौगिक बोलेंगे। ठीक है, ओके। देखना इसकी डेफिनेशन कि किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तथा उप सहसंयोजक बंध बनने में प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग, ठीक है, क्या कहलाता है? EAN मीन्स प्रभावी परमाणु संख्या की कहलाती है। ओके, मतलब यहाँ पर इस केंद्रीय धातु आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, और ये जो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उप सहसंयोजक बंध बनाने में, उनकी संख्या का यदि हम योग कर दें तो उसे ही हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या केंद्रीय धातु आयन की। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, डेफिनेशन आपको लिखना है, आपको समझना है। समझ जाओगे तो आपको पता चल जाए कि ये होता क्या है। वंस अगेन, किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उप सहसंयोजक बंध बनने में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग होगा उसे ही हम केंद्रीय धातु आयन की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फार्मूला बड़ा हो जाता है इसलिए। इसका कहने का तात्पर्य होता है कि केंद्रीय धातु जो परमाणु है, आयन है, उसका परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI। इस दूसरी बात को समझने की कोशिश करना। इस एटॉमिक नंबर में से उस केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है उसको हमें घटाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस के बाद में लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर। CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या। कैसे निकालते हैं इसके पिछले वाला वीडियो आप देख लें। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इसमें 2 का। ठीक, यह फार्मूला हो जाएगा EAN मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। आप देखिए कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस संकुल आयन की यदि मैं बात करूँ, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे संकुल आयन, इधर लिख देंगे हम CMI
EAN, ये समझना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसकी, CMI की प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक, कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देखना, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, इसी को ले रहा हूँ। हमारे पास क्या है, Fe है ना, CN 6 बड़ा ब्रैकेट में से -4। अब वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन में से Fe की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 माइनस ऑक्सीजन नंबर ऑफ CMI। अब इस Fe की हमें इस संकुल आयन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए Fe को हम क्या मानेंगे, Fe को x माना, x प्लस साइनाइड पे चार्ज -1 होता है, तो 6 - 1 इक्वल, जब किसी कंपाउंड पर चार्ज होता है उसको हम 0 के बराबर वाले स्थान पे रखते हैं, तो बराबर के स्थान पर ये उदासीन होता है, 0 आता है, लेकिन इस पर चार्ज है -4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये निकालते नहीं आती तो आप मेरे जो पुराने वीडियो मैंने बना के आपको पूछा रखे हैं, आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x - 6 बराबर -4, इसको हल करें, इधर ला उधर ले जाएं इसको, तो x बराबर -4 प्लस 6, तो x बराबर प्लस के 2, मतलब कितनी निकली ऑक्सीजन नंबर, 2 निकली। ठीक है, तो इस 26 में से 26 में से हम 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस। ओके, ये 2 लाइनें बात में समझ, यस। अब ये कोऑर्डिनेट नंबर मीन समन्वय संख्या, और समन्वय संख्या से तात्पर्य होता है कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में कितने बंध है, कितने बंद होंगे यहाँ पर 6 बंद है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और एक बंद के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, बराबर करके हल कर लो, तो 26 - 2 इक्वल कितना, 24 और 12, ये हो जाएगा 36। तो ये जो 36 होगा, ये केंद्रीय धातु आयन की कौन सी संख्या होगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास में है CONH3 6, इस पर चार्ज +3। ओके, अब बात वही आ रही है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। ओके, 27 माइनस, यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन से नंबर निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। कितना आएगा, 3। तो 3 को हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको 3 को घटा रहा हूँ, प्लस कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, वही 6 × 2 इक्वल, इसका भी शायद 36 आएगा, 24 और 12 36। बात समझ आ रही। तो इस प्रकार से हम किसी भी संकुल आयन में से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या व उपसहसंयोजक बंध बनने में प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, उस केंद्रीय धातु आयन की प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों। प्रभावी परमाणु संख्या समझने के बाद अब हम देखते हैं समन्वयन क्षेत्र तथा आयनिक क्षेत्र, ये क्या होता है। तो इसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, टेस्ट आप समझने की कोशिश करना। मैं फिर बता रहा हूँ, इनके नाम हमें सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ आप पिछले वीडियो देख लें। ओके, आप देखना, ये बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा क्या होता है, संकुल आयन, ठीक है ना। संकुल आयन के अंदर कौन होता है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच में कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। उस बंध के बनने में इलेक्ट्रॉन कौन देता है, तो लिगेंड देता है। सारा इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन लिगेंड के होते हैं। तो कौन सा बंध बनेगा, तो उपसहसंयोजक बंध बनता ही हम जानते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पर इनको 2 भागों में हम बांटते हैं। एक वाला हिस्सा होता है डियर स्टूडेंट्स धन वाला, धनात्मक हिस्सा, और एक होता है ऋणात्मक, मतलब एक धनायन होगा दूसरा ऋणायन होगा। इस कंपाउंड्स में भी 2 भाग होंगे, इसमें भी एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, ठीक। अब कौन सा धनायन होगा और कौन सा ऋण, ये तो हम देख के पता कर सकते हैं।
ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं, उसमें सबसे पहले धनात्मक हिस्सा लिखा जाता है, धनायन को लिखा जाता है। तो जो भी आपको कंपाउंड दिखे तो आप देख के पहचान जाओगे कि इसमें धन वाला हिस्सा यही होगा और इसमें धन वाला हिस्सा ये होगा, मतलब धनात्मक हिस्सा ये होगा, इसमें धनात्मक ये होगा, मतलब धनायन ये वाला, ये भी धनायन, तो इधर ये वाला हिस्सा ऋणायन और उधर वाला हिस्सा ऋणायन होगा। ठीक है। अब हम इसके अंदर बोला है और ये सेकेंड कंपाउंड, ये है सेकेंड। आपको ये भी क्लियर होगा कि जटिल यौगिक दो भागों से मिलकर बनाता है, एक धन वाला हिस्सा और ऋण वाला हिस्सा। ठीक। अब डेफिनेशन हमें समन्वय क्षेत्र की देखना है क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इस हिस्से की यदि बात करूं तो इसको तो मैं संकुल आयन बोलूंगा, इसको अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, संकुल आयन। इसके अंदर की मैं बात बता रहा हूं कि किसी जटिल आयन या संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को एक बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को, इसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, ये होगा हमारा केंद्रीय धातु आयन CMI, और ये NH3 यहाँ पर कौन है, इसको लिगेंड, L मीन्स लिगेंड। यहाँ पर ये Fe कौन है, ये Fe हमारे पास में CMI, ये CN कौन है, लिगेंड है। बात सुना रहे, इन दोनों को हमने बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा है। ठीक। देखना कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, और इसका जो ये क्षेत्र होता है, इस बड़े कोष्ठक वाला जो क्षेत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं समन्वयन क्षेत्र। समन्वयन क्षेत्र, उप संयोजन गोला भी कहते हैं इसको हम, उप संयोजन गोला। ठीक है। बात समझ आ रही कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और इसे ही समन्वयन क्षेत्र या फिर उप संयोजन गोला कहते हैं। यहाँ पर वही बात है कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और इसी को हम बोलते हैं समन्वयन क्षेत्र, समन्वयन क्षेत्र या उप संयोजन गोला। समन्वयन क्षेत्र समझ में आ गया। अब आयनिक क्षेत्र की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखना, इस पूरे कंपाउंड की यदि हम बात करें तो ये संकुल यौगिक होगा जब इस पर चार्ज नहीं होगा तो। ठीक है। ये संकुल यौगिक होगा और इस संकुल यौगिक, इसको हमने क्या बोला, संकुल आयन बोला। ठीक है। तो संकुल यौगिक में संकुल आयन के बाहर, बड़े इंटरेस्टिंग है ना, संकुल यौगिक में संकुल आयन के बाहर कोई धनायन या ऋण आयन, संकुल यौगिक में संकुल आयन के बाहर, बाहर की तरफ, ये पूरा संकुल आयन है इतना, समन्वय क्षेत्र ये। ठीक है। तो संकुल यौगिक में ये पूरा कंपाउंड यौगिक हो गया। संकुल यौगिक में संकुल आयन के बाहर की तरफ इधर कोई धनायन, इस तरफ की बात करें तो इधर कौन है, ऋण आयन। इज इट क्लियर। फिर से कि संकुल यौगिक में संकुल आयन के बाहर कोई धनायन या कोई ऋण आयन उपस्थित होता है। इज इट क्लियर। जो समन्वयन क्षेत्र से आयनिक बंध बनाकर जुड़ा होता है, यहां पर कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। जो समन्वयन क्षेत्र से आयनिक बंध के माध्यम से, आयनिक बंध के माध्यम से जुड़ा होता है, और इसी क्षेत्र को, ये वाला जो धनायन है या कोई ऋणायन है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं आयनिक क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, आयनिक क्षेत्र या आयनिक गोला। ठीक है। ये गोला है ना, जो इसी को हम बोलेंगे आयनिक क्षेत्र या गोला। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और इसे हम बोलते हैं समन्वय क्षेत्र या उप संयोजन गोला। ठीक। इसमें इसकी बात कर ली, इसमें इसकी बात कर ली। ठीक। आगे तो जो हमारे पास में जटिल यौगिक है उसमें संकुल आयन के बाहर कोई धनायन होगा या फिर कोई ऋणायन उपस्थित होता है।
जो संकुल आयन से कौन सा बंध बनाकर जुड़ा रहता है, आयनिक बंध बना के, आयनिक बंध के माध्यम से जुड़ा होता है, और इसे हम बोलते हैं आयनिक क्षेत्र या गोला। इज डेट क्लियर? उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को आप जितना समझोगे ना, ये उतने लंबे समय तक आपको साथ देगी। यदि आपको रट ने याद किया तो डेफिनेटली आप उतना स्पष्ट आपको समझ में नहीं आ पाएगी केमिस्ट्री। सो प्लीज़, यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप बताएं कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की।